नमस्कार। चलिए आज एक चुनावी जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं, पर यह सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं होगा। हम उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा के 2022 के नतीजों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि जब जमीन खामोश हो जाती है तो उस खामोशी का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो वोट नहीं डालते और उनकी चुप्पी में जो संदेश छिपे हैं उनकी। आइए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। लैंसडाउन, देवभूमि उत्तराखंड का वो हिस्सा जहां की खूबसूरती जितनी बेमिसाल है, यहां की जिंदगी उतनी ही मुश्किल। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये जमीन है, ये मिट्टी है, ये उन किसानों का घर है जिनकी मेहनत पहाड़ों को जिंदा रखती है और उन सैनिकों का जिनका शौर्य देश की हिफाजत करता है। ये गढ़वाली संस्कृति की आत्मा है। यहाँ की हवा में एक अनुशासन है, एक स्वाभिमान है जो गढ़वाल राइफल्स की विरासत से आता है। इस जमीन को समझने के लिए यहाँ के लोगों के संघर्ष और उनके गर्व दोनों को समझना बेहद जरूरी है। और इसी स्वाभिमानी धरती से 2022 के चुनाव में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। 47.38%। ये यहाँ का वोटर टर्नआउट था। मतलब हर 100 में से 52 से ज्यादा लोगों ने वोट डालने की जरूरत ही नहीं समझी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक फैसला है। आधे से ज्यादा लोगों का एक खामोश फैसला। और यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है, क्योंकि जब लोकतंत्र में आधी से ज्यादा आवाजें चुप हो जाएं, तो जीत का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी उस खामोशी का कारण खोजना होता है। तो इस खामोशी को पढ़ने के लिए हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जो इन पहाड़ों में रहते हैं। उनकी सामाजिक बुनावट क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं। कोई भी डेटा, कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम उसके पीछे के इंसानी चेहरे को न देख लें। देखिए, इस इलाके की पहचान इसकी गढ़वाली अस्मिता है। 83% लोग गढ़वाली बोलते हैं। ये सिर्फ उनकी जुबान नहीं, उनकी संस्कृति की जड़ है। समाज में मुख्य रूप से ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय हैं और करीब 18% अनुसूचित जाति के लोग भी इस समाज का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन लैंसडाउन की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है फौज। ये गढ़वाल राइफल्स का घर है। यहाँ आपको लगभग हर दूसरे घर में एक सैनिक या पूर्व सैनिक मिलेगा। फौज यहाँ सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक सम्मान है। इस समाज के लिए अनुशासन, स्वाभिमान और अपनी मिट्टी से जुड़ाव सबसे ऊपर है। अच्छा, अब जब हम लैंसडाउन के सामाजिक जमीन को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए अब चुनावी आंकड़ों की फोरेंसिक जांच करते हैं। ये नंबर सिर्फ नतीजे नहीं बताते, ये एक पैटर्न दिखाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 9,868 ये वो संख्या है जिससे 2022 में जीत हार का फैसला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 10,000 वोटों से हराया। पहली नजर में यह बहुत बड़ी और निर्णायक जीत लगती है ना? लेकिन जब हम इसे वोटर टर्नआउट के चश्मे से देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। इस जीत को अगर हम वोट शेयर में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी को डाले गए वोटों का करीब 59% मिला, जबकि कांग्रेस को 35%। ये दिखाता है कि जिन्होंने वोट किया उनमें से एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से सत्ताधारी दल के साथ एकजुट था। ये एक तरफा समर्थन था, लेकिन ये उन 47% लोगों का समर्थन था जिन्होंने वोट डाला था। बाकी 53% की राय का क्या? वो इस गिनती में शामिल ही नहीं है। ये डैशबोर्ड देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आता है। कुल 87,400 वोटर्स में से सिर्फ 41,407 ने वोट डाला। अब इसका असर समझिए। जब मतदान इतना कम होता है तो एक समर्पित वोटर बेस, मतलब एक ऐसा समूह जो किसी भी हालत में वोट डालने निकलता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। 23.8% का जीत का अंतर बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये उस आधी आबादी के फैसले पर टिका है जो वोट डालने गई। बाकी आधी आबादी की खामोशी ने ही इस बड़े अंतर को मुमकिन बनाया। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ, कम मतदान के बीच एक तरफा जीत। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी कि आधे से ज्यादा लोग व्यवस्था से इतने निराश थे या इतने अलग थलग थे कि उन्होंने अपनी आवाज उठाना ही जरूरी नहीं समझा? लैंसडाउन के लोगों की जिंदगी और उनके संघर्ष को अगर 3 शब्दों में समेटना हो तो वो है पानी, सड़क, काम। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये यहाँ की रोजमर्रा की हकीकत है। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनके बिना एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, विकास की नसें हैं।
खराब सड़क का मतलब है मरीज का वक्त पर अस्पताल ना पहुंचना, बच्चे का स्कूल ना जा पाना और किसान का अपनी फसल मंडी तक ना ले जा पाना। पानी की कमी का मतलब है महिलाओं का अपनी सेहत और सम्मान की कीमत पर मीलों दूर से पानी ढोना। और रोजगार, करीब 14% की बेरोजगारी। इसका मतलब है कि यहाँ के नौजवान अपनी जमीन, अपने परिवार, अपने पहाड़ सब छोड़कर शहरों में पलायन करने पर मजबूर हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर इतनी परेशानियां थी तो नतीजा विपक्ष के हक में क्यों नहीं गया? इसका जवाब राजनीतिक व्यवस्था के काम करने के तरीके में छिपा है। सत्ताधारी दल के पास जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन था, एक मशीनरी जिसने अपने कोर वोटर्स को पहचाना और उन्हें वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस नाराजगी को वोटों में नहीं बदल पाया। उनका संगठन कमजोर था और उम्मीदवार के पास स्थानीय शासन का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिससे वो जनता में भरोसा जगा पाते। देखिए, नाराजगी होना एक बात है, पर उस नाराजगी को संगठित करके वोटों में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हमारा संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को सूचना पाने का, अपनी बात कहने का और सबसे जरूरी सुने जाने का अधिकार है। ये लोकतंत्र का बुनियादी वादा है। लेकिन जब लैंसडाउन जैसी जगह पर 53% लोग चुप रह जाते हैं तो ये सवाल उठता है, क्या सिस्टम उनकी सुन रहा है? क्या ये खामोशी सिर्फ उदासीनता है या ये एक संकेत है कि व्यवस्था और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता टूट रहा है? जब हम पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत साफ पैटर्न नजर आता है। देखिए, 2012 के बाद से जैसे जैसे बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है, वैसे वैसे वोटर टर्नआउट में गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सत्ताधारी दल अपने कोर वोट को एकजुट करने में तो कामयाब रहा, लेकिन बाकी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की प्रक्रिया से दूर होता गया। ये एक खतरनाक चक्र है, जहां कम होता मतदान एक पार्टी के पक्ष में नतीजों को और मजबूत करता है, जिससे बाकी लोगों का व्यवस्था पर भरोसा और भी कम हो जाता है। तो क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे बनाया जा सकता है? सिर्फ समस्याएं गिराने से काम नहीं चलेगा। एक ठोस, जमीन से जुड़ी रणनीति की जरूरत है, जो लोगों से दोबारा जुड़ सके, उनका विश्वास जीत सके। इसके लिए हम एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। यह लैंसडाउन समाज के 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, गढ़वाली पहचान और संस्कृति। दूसरा, विकास और आजीविका। तीसरा, युवा और उनका सशक्तिकरण। और चौथा, हमारे पूर्व सैनिक, उनकी सुरक्षा और सेवा। पहला चेहरा है स्थानीय पहचान का सम्मान। अपणु गो अपणु मान, मतलब हमारा गांव हमारा सम्मान। इसका मतलब है कि राजनीति बाहर से नहीं थोपी जा सकती। आपको लोगों की भाषा बोलनी होगी, उनकी संस्कृति का सम्मान करना होगा, उनके त्योहारों में शामिल होना होगा। विश्वास बनाने की पहली शर्त यही है कि आप लोगों को महसूस कराएं कि आप उन्हीं में से एक हैं, आप उनकी जड़ों को समझते हैं। दूसरा चेहरा है विकास के मुद्दों पर सीधी और लगातार चोट करना। नारा हो सकता है टूटे वादे, टूटी सड़कें, सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर काम। पानी और सड़क जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाना होगा और ये पक्का करना होगा कि इन प्रोजेक्ट से जो रोजगार मिले वो स्थानीय लोगों को ही मिले, ताकि विकास का सीधा फायदा गांव तक पहुंचे। तीसरा चेहरा युवाओं पर केंद्रित है। उनकी उदासीनता को भागीदारी में बदलना होगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ नौकरियों का वादा नहीं, बल्कि कौशल विकास के मौके देने होंगे। छोटे कारोबार के लिए मदद, डिजिटल ट्रेनिंग और ऐसे मंच बनाने होंगे जहां वे अपनी बात रख सकें। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि उनका भविष्य अपने ही घर, अपने ही पहाड़ में सुरक्षित और सुनहरा है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चेहरा हमारे पूर्व सैनिकों का है। संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपने देश की रक्षा की, हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। इसका मतलब है उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और उनके गांवों में बेहतर बुनियादी ढांचा। ये सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर करना होगा। एक अच्छी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली परीक्षा तो उसे जमीन पर उतारने की होती है। इसके लिए एक ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान चाहिए, जो बातों को काम में बदल सके। ये एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट हो सकता है। पहले 30 दिनों में उन कामों पर ध्यान दें जो तुरंत राहत दे सकें, जैसे पानी के नल लगवाना या खराब सड़कों का सर्वे शुरू करवाना। इससे तुरंत भरोसा बनता है। अगले 30 दिन युवाओं और पूर्व सैनिकों जैसे खास समूहों के साथ सीधे जुड़ें।
जॉब फेयर करें, वेटरन्स काउंसिल बनाएं और आखिरी 30 दिनों में घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनके आधार पर एक जनता का संकल्प तैयार करें जो आपकी तरफ से एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक सिद्धांत होना चाहिए, सहमति से लिया गया डेटा और सम्मान के साथ किया गया शासन। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये जरूरी बनाता है कि आप किसी भी नागरिक से उनकी सहमति के बिना संपर्क ना करें। पर यह सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है, ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है। जब आप किसी से उनकी अनुमति लेकर बात करते हैं तो आप भरोसा कायम करते हैं, जो आज की राजनीति में सबसे कीमती चीज है। अंत में लैंसडाउन की कहानी सिर्फ एक विधानसभा या एक चुनाव के नतीजों की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें राजनीति से परे एक बड़े मकसद की ओर ले जाती है। ये हमें कुछ सुनने के लिए आमंत्रित करती है। तो सवाल यही है कि पहाड़ों की ये खामोशी एक चेतावनी है या एक निमंत्रण? शायद ये एक चेतावनी है कि पारंपरिक राजनीति अब लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, और शायद ये एक निमंत्रण भी है, एक नई तरह की राजनीति शुरू करने का निमंत्रण, जो सुनने पर आधारित हो, जो सम्मान पर आधारित हो और जिसका एक ही मकसद हो, लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.